अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। हम हमेशा औरतों के हुकूक के बारे में बात करते हैं और बिलाशुबा इस्लाम औरतों को बहुत ज़्यादा हुकूक देता है। जिस भी शख्स का सोर्स ऑफ नॉलेज टीवी न्यूज़ से बढ़कर कुछ और है, उसको इस बात का पूरा इल्म है कि इस्लाम में औरतों को कितना ज़्यादा हुकूक दिया हुआ है। लेकिन आज हम औरतों के हुकूक की बात नहीं करेंगे। आज हम बात करेंगे औरतों की जिम्मेदारी के बारे में। What are the responsibilities that our women are having, particularly at the time of इमाम मेहदी अलैहि रिजवान। देखिए, इमाम मेहदी अलैहि रिजवान का जो वक्त होगा वो हमारे उम्मत के लिए ना क्लाइमेक्स टाइम होगा। ये ऐसा वक्त होगा जब आपके सारे के सारी हदों की इम्तिहान चेक कर दी जाएगी। आपका सब्र का कैपेसिटी क्या है, आपके अखलाक का, आपके कुव्वत बर्दाश्त का, आपकी मैनेजमेंट कितनी अच्छी है, आपका ईमान कितना सख्त है। हर एक चीज का जो ना एक्सट्रीम लेवल उस वक्त में देख लिया जाएगा। और ये ऐसा टाइम होगा कि हर एक इंसान के रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत ज्यादा डिफाइंड होगी। आइए आज इस वीडियो में पता लगाते हैं कि औरतों की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है आज और उनका क्या रोल रहेगा उस वक्त जब इमाम मेहदी अलैहि रिजवान आ चुके होंगे। नोइम बिन हम्माद की किताब अल फितन में हजरत उम्मे सलमा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा से रिवायत है कि प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मगरिब का बादशाह मशरिक के बादशाह की तरफ चल के उसको कत्ल करेगा और एक लश्कर जमा करके मदीना मुनव्वरा की तरफ हमला करेगा तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला उसके लश्कर को जमीन में धंसा देंगे। फिर वो एक लश्कर और भेजेगा तो वो हरम में पनाह लेंगे और उनके इर्द गिर्द हरम में जमा होने वाले 313 लोग जमा हो जाएंगे। यानी कि फर्स्ट बैच ऑफ पीपल जो जमा होंगे इमाम मेहदी अलैहि रिजवान के इर्द गिर्द, ये 313 लोग होंगे। हदीस यहाँ कंटिन्यू हो रहा है। प्यारे नबी आगे फरमाते हैं, जैसे परिंदा जमा होते हैं जोक दर जोक, उन बैत करने वालों में औरतें भी जमा होंगी। अब यहाँ हमें ये बात समझ में आया कि इमाम मेहदी अलैहि रिजवान के हाथों में सबसे पहला बैच जो बैत करेगा उन 313 लोगों में से कुछ लोग औरतें भी होंगे। अब अगर आप अहले तशय्युह हजरात की किताब को देखेंगे, उसमें इसको और ज्यादा डिफाइन किया गया है कि 313 लोगों में से 50 औरतें होंगी। नोइम बिन हम्माद अपने किताब अल फितन में एक और हदीस नकल करते हैं जिसमें फरमाते हैं, औरत को अपने घर में दौड़ना, चक्कर लगाना उसके लिए बहुत अफजल है और जो औरत अपने जिस्म को मोटा कर लेते हैं उसके लिए मुसीबत है। और खुशखबरी है उन गरीब औरतों के लिए जो सादा कपड़ा पहनती है और उनको घरों के अंदर चलना सिखाओ। इवन प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी में हम देखते हैं कि एक सहाबिया है उम्मे अम्मारा नसीबा बिनते क़ाब रज़ियल्लाहु तआला अन्हा। उन्होंने अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को गज़वा उहद के दौरान डिफेंड किए थे। इससे पता चला कि सहाबिया ने खुद तलवार भी हाथ में उठाए थे। तो क्या हम इससे इस बात को कंक्लूड कर सकते हैं या हमें कंक्लूड करना चाहिए कि औरतों को जंग के लिए तैयार होना चाहिए? नहीं, इसका ये मतलब भी नहीं है। प्राइमरीली हमारी बहनों का काम जंग में शामिल होना नहीं है। हमारे साथ दिक्कत ये होता है कि जब हम थोड़ा प्रोग्रेसिव माइंडसेट को डेवलप करने लग जाते हैं तो हम तकवा के साथ कॉम्प्रोमाइज करने लग जाते हैं। हम मॉडर्न वेस्टर्न माइंडसेट को प्रोग्रेसिव मुस्लिम माइंडसेट के साथ मिक्स करके एक ऐसा खिचड़ी बना देते हैं कि हम खुद कंफ्यूज हो जाते हैं कि वो एग्जैक्ट लाइन कहाँ है कि हम मॉडर्न भी रहे, मुस्लिम भी रहे, प्रोग्रेसिव भी रहे और मुत्तकी भी रहे। इस पूरे कॉम्बिनेशन को मैच करने के लिए हमारे लिए जरूरी ये है कि हम दीन के फंडामेंटल्स को समझें। इस्लाम हमें प्रोग्रेसिव होने से नहीं रोकता है, बल्कि इस्लाम एक बैलेंस को क्रिएट करना चाहता है जो कि जिंदगी गुजारने के लिए बहुत ज्यादा एसेंशियल है। एक एग्जाम्पल से ना बात अच्छी समझ में आएगी। मिसाल के तौर पर एक फुटबॉल टीम है, उसमें एक स्ट्राइकर है। स्ट्राइकर पूरे के पूरे गेम में उसका एक ही फोकस रहता है कि किस तरीके से मैं बॉल को हासिल कर सकूं और इस बॉल को मैं ऐसा किक लगाऊं कि वो ओपोनेंट के गोल में एंटर कर जाए। अब ये स्ट्राइकर का माइंडसेट होगी और हमें मालूम है कि ये माइंडसेट बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर एक स्ट्राइकर अपने इस काम से रुक जाए तो वो कभी गोल ही नहीं कर पाएगा और एक टीम जो गोल ही ना करे वो कभी जीत ही नहीं सकती है, वो कभी स्कोर ही नहीं बना पाएगी। अब क्या इसका मतलब यह है कि सारे लोगों को स्ट्राइकर हो जाना चाहिए? यानी कि फुटबॉल की एक टीम में अगर 11 लोग हैं, चलो 11 के 11 को स्ट्राइकर बना देते हैं। क्या हम ऐसा कर सकते हैं? नहीं। इसी फुटबॉल के टीम में एक बहुत ही यूनिक प्लेयर है, एक सबसे खास प्लेयर है, उसका नाम है गोलकीपर। अब इस गोलकीपर का काम क्या होता है? इसका फोकस सामने वाले गोल की तरफ नहीं रहता है, इसका फोकस अपना गोल की तरफ रहता है। यानी उसका काम यह होता है कि वो खुद अपने गोल को डिफेंड करते रहे। अब एक स्ट्राइकर के और गोलकीपर के फोकस बिल्कुल ऑपोजिट है। यानी स्ट्राइकर का फोकस है ओपोनेंट का गोल और गोलकीपर का फोकस है खुद का गोल। अब आप इमेजिन कीजिए कि एक ऐसा टीम जिसके पास गोलकीपर ही ना हो, ये टीम कभी भी नहीं जीत सकती है। लेकिन अगर गोलकीपर इतना इंपॉर्टेंट है तो क्या हम टीम के सारे लोगों को गोलकीपर बना सकते हैं?
नहीं बना सकते। यानी एक टीम तभी कंप्लीट है जब उसमें स्ट्राइकर और गोलकीपर ये दोनों अवेलेबल हो और ये दोनों अपने काम को बखूबी अंजाम दे, अब वो टीम जीत सकती है। एक परिवार बिल्कुल ऐसा ही होता है। इस परिवार में जो जेंट्स है, जो हस्बैंड है, वो एक स्ट्राइकर की तरह है और जो उस फैमिली की वाइफ है, जो मदर है, वो एक गोलकीपर की तरह है। स्ट्राइकर अपने टीम को छोड़ के आगे निकल जाता है और सामने वाले की टीम के ऊपर अटैक करता है और उसी वक्त में जो गोलकीपर होता है वो इस बात की उम्मीद में रहता है कि बॉल कभी भी मुझ तक ना पहुंचे, लेकिन अगर कभी पहुंच गया तो मैं जरूर उस बॉल को अपने गोल के अंदर में एंटर करने से पहले रोक लूंगा। अब यहाँ पे हमारी जो बहनें हैं, हमारी माएँ हैं, उनकी असल जिम्मेदारी है, उनका असल गोल है कि वो अपने घर की हिफाजत करें। जब मर्द घर से बाहर चला गया है, वो उस घर की हिफाजत करे, घर में जो उनके बच्चे हैं उनकी हिफाजत करे। हिफाजत कैसी हिफाजत? जानी, माली और ईमानी हिफाजत। जब मर्द घर से बाहर चला गया है स्ट्राइक करने के लिए, उसके बच्चे उसकी बीवी के हिफाजत में है। अब ये गोलकीपर का काम है कि वो अपने बच्चों को ऐसे तैयार करे कि इन बच्चों में से जो स्ट्राइकर है आगे चल के बहुत बेहतरीन स्ट्राइकर बने और इन बच्चों में से जो गोलकीपर है आगे चल के एक मिसाली गोलकीपर बने। अब हम मॉडर्नाइजेशन के नाम पर ये कहने लग जाते हैं कि नहीं, औरतें भी वही काम करेंगी जो मर्द करेंगे। इसका मतलब ये हुआ कि गोलकीपर भी वही काम करेगा जो स्ट्राइकर करेगा। यहां मुझे उम्मीद है कि आपको बात समझ में आ गई होगी कि हमारे औरतों का बहुत ज्यादा एसेंशियल रोल है, लेकिन ये रोल इक्वल नहीं है मर्दों के रोल के जैसा, लेकिन हाँ इक्विवेलेंट है। द लेवल ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी इज 100% इक्वल। यानी काम अलग अलग है, फोकस अलग अलग है, मंजिल एक है। आइए अब हम ये समझने की कोशिश करते हैं कि इमाम मेहदी अलैहि रिजवान जब आएंगे तब उनको किन किन तरह के सपोर्ट की जरूरत होगी। फिर उसमें से हम देखेंगे कि उनमें से कौन से सपोर्ट जो है हमारी बहनें कर सकती हैं, और अगर कर सकती हैं तो उसके लिए आज के डेट में क्या प्रिपरेशन है। ओके, इमाम मेहदी के बारे में जब भी हम बात करते हैं तो हमें ऐसा लगता है कि बस एक मैदान जंग होगा और लड़ाइयाँ होगी और उस लड़ाई में हम जीत जाएंगे और बहुत ही एक ड्रामेटिक सीन हम अपने जहन में क्रिएट करते हैं। ये ऐसा नहीं है जैसा हम सोचते हैं। इमाम मेहदी सिर्फ लड़ने के लिए नहीं आएंगे बल्कि अमन को कायम करने के लिए आएंगे। और ये जो टाइम होगा ना, बहुत ज्यादा फैसिनेटिंग और बहुत ज्यादा मजेदार नहीं होने वाला है, ये बहुत ज्यादा चैलेंजिंग होने वाला है। यह बात सिर्फ वॉर की और फाइट की नहीं है कि हम फिजिकली किसी से लड़ रहे हैं और जीत रहे हैं, बल्कि यहाँ पे एक एसेंशियल रोल ये भी है कि हम अपनी खुद की हिफाजत करें, अपनी ईमान की हिफाजत करें। किससे? मसीह दज्जाल से। क्योंकि हमें पता है इमाम मेहदी अलैहि रिजवान जब आएंगे उनके रहते हुए ही दज्जाल आएगा, और दज्जाल आके जो अटैक करेगा वो हमारे ईमान पे अटैक करेगा। उस अटैक पे अपने आप को डिफेंड करने के लिए हमें एक बहुत ज्यादा मजबूत ढाल की जरूरत है। यानी अगर हमारा ईमान कमजोर हुआ तो हम सस्टेन नहीं कर पाएंगे, और इस ईमान की हिफाजत में मर्दों का जितना रोल है औरतों का उससे बढ़कर रोल है। क्योंकि औरतें ना सिर्फ अपनी ईमान बना रही है बल्कि अपने घर वालों की भी ईमान तैयार कर रही है, अपने बच्चों का ईमान तैयार कर रही है। दज्जाल का हमला जिस्मानी से ज्यादा रूहानी होगा। दज्जाल दिलों में हमला करेगा और ईमान को उचक के ले जाएगा। अब आप समझने की कोशिश ये कीजिए कि जो एक फैसिनेटिक वॉर का सीन आप अपने जहन में तैयार करते हैं इमाम मेहदी के आने के बाद का, उसमें कितना ज्यादा रोल है तलवार उठा के और बंदूक उठा के लड़ने का, कंपेयर टू ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह की हकीकत को अपने दिल में जमाने का। अच्छा, हमें यह भी मालूम है कि इमाम मेहदी अलैहि रिजवान के आने के बाद जो भी मिसहैप होंगे उसके एंड में पूरी दुनिया में अमन कायम होगा और एक नई दुनिया कायम होगी। अब इस दुनिया के अंदर में हमें तरह तरह के मैनेजमेंट की अलग अलग ब्रांचेस है जिसमें हमें इमाम मेहदी अलैहि रिजवान की सपोर्ट करना है। मिसाल के तौर पे हमें एडमिनिस्ट्रेटिव मैनेजमेंट देखना है, सोशल मीडिया मैनेजमेंट देखना है, आज जिसको मीडिया कहते हैं और न्यूज चैनल कहते हैं, अब तो वो सोशल मीडिया ही हो गया है। एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस को देखना है, मेडिकल डिपार्टमेंट होगा, जुडिशरी सिस्टम होगा, फाइनेंशियल मैनेजमेंट होगा, टेक्नोलॉजिकल अपग्रेडेशंस होगा, ये सारे के सारे तो डिपार्टमेंट देखने हैं ना। इन सब में से एक और हिस्सा रहेगा जो कि मिलिट्री एक्सपीडिशन होगा। तो हम ये ना देखें कि सिर्फ मिलिट्री एक्सपीडिशन ही इमाम मेहदी के आने के बाद का एक एसेंशियल रोल, हाँ मिलिट्री एक्सपीडिशन भी होंगे और उसमें मेजर रोल मर्दों का रहेगा, लेकिन उसके अलावा बहुत सारे डिपार्टमेंट्स हैं जिसमें औरतों का रोल है और औरतों का बहुत ज्यादा रोल है। ये सारी बातें तो हो गई है कि फ्यूचर में क्या होने वाली है और क्या होगा। और अगर आप ये सोच रहे हैं कि अच्छा जिस दिन होगा उस दिन हम देखेंगे, जिनके साथ ये घटना घटेगी वो देखेगा, तो आप ये समझ लीजिए कि आप धोखे में हैं। आपको तैयारी आज करनी है ताकि उस दिन आप एक्चुअल पार्टिसिपेशन कर सके।
मेरी बहनों, इस बात को बहुत अच्छी तरीके से समझने की जरूरत है कि इमाम मेहदी अलैहि रिजवान की कोर टीम में लोग जो है ना, सिनेमा हॉल से और मार्केट से और घूमते फिरते जाके इकट्ठा नहीं हो जाएंगे। ये वो लोग होंगे जो अपनी पूरी जिंदगी इमाम मेहदी अलैहि रिजवान की आने की तैयारी में लगा रहे होंगे। ये वो लोग होंगे जिनको उनके वालिदैन तैयार कर रहे होंगे इमाम मेहदी की टीम में शामिल होने के लिए। इमाम मेहदी के कोर टीम में वो लोग होंगे जो शामिल होना चाहते हैं कोर टीम में। ये वो लोग होंगे जिन्होंने अपनी जिंदगी का नक्शा ऐसा ही खींच के रखा हुआ है कि एक दिन वो इमाम मेहदी अलैहि रिजवान की कोर टीम में शामिल होंगे। अगर आप भी चाहते हैं कि आप कोर टीम में शामिल हो या फिर आपके बच्चे कोर टीम में शामिल हो, तो आज से उस पर आपको अमल करने की जरूरत है। क्योंकि दूल्हे के आने की तैयारी दूल्हे के आने से पहले की जाती है, दूल्हा आने के बाद तो सिर्फ सेलिब्रेशन होता है। इमाम मेहदी जब आ जाएंगे तो इवेंट बैक टू बैक होती रहेगी। अगर उनके आने की तैयारी करना है तो आज वो तैयारी करनी है। तो मैं आपको बताता हूं कि आपको वो क्या तैयारी करना है। आइए अब कॉल टू एक्शन की तरफ चलते हैं। पहला, हमें एक प्रोग्रेसिव मुस्लिम माइंडसेट को डेवलप करने की जरूरत है, जिसके बारे में मैंने आपको पहले बताया कि वेस्टर्न मॉडर्नाइजेशन इज ए सेपरेट थिंग और प्रोग्रेसिव मुस्लिम माइंडसेट इज ए सेपरेट थिंग। हम प्रोग्रेसिव, हाईटेक, डेवलप्ड, पैसे वाले बनने के साथ साथ हमें मुत्तकी बन के रहना है, अल्लाह का खौफ अपने दिलों में बना के बचा के रखना है, बेहतरीन अखलाक का मालिक बन के रहना है और एक बैलेंस्ड, एक अच्छा मुसलमान बन के रहना है कि हमारे हमवतन लोग भी हमें अप्रिशिएट करें कि ये क्या खूब अच्छे लोग हैं। ऐसे हमारे आमाल होने चाहिए, ऐसे हमारे अखलाक होने चाहिए। दूसरा, हमें अपनी जिंदगी से हर एक अननेसेसरी चीजों को निकालने की जरूरत है। देखिए, कुर्ब क़यामत की एक अलामत में से एक बड़ी अलामत यह है कि वक्त में से बरकत निकाल दी जाएगी, और जो खुद हम अपनी जिंदगी में महसूस करते हैं। आप भी इस बात को महसूस करते होंगे कि आपके बचपन में एक साल से दूसरा साल गुजरने में काफी वक्त लगता था। जब आप क्लास 7th में थे और आप याद करते थे कि कैसा था वो दिन जब मैं क्लास 4th में था, तो आपको बहुत पुरानी बात लगती थी वो। और आज जब 2024 है और कोरोना का लॉकडाउन लगा था, इस बीच में 3 साल हो गए हैं, लेकिन लग रहा है कल ही की तो बात थी जब हमने अपनी आंखों से एक ग्रेट लॉकडाउन को विटनेस किया था। कल ही की तो बात थी कि न्यूज में आ रहा था ऑक्सीजन सिलेंडर की कमी होने की वजह से ये हो रहा है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो आप इस बात को समझिए कि वक्त में से बरकत उठा ली गई है। अब इस कम वक्त में अगर आप अपने जिंदगी के अक्सर औकात फिजूल की चीजें, जो कि ना आपके दीन को नफा दे रही है ना दुनिया को नफा दे रही है, उस पर अगर आप खर्च करते हैं तो आप बहुत बड़े घाटे में हैं। तीसरा काम आपको ये करना है कि आपने अपने नस्ल को तैयार करना है, इस बात को सोचते हुए कि ये इमाम मेहदी अलैहि रिजवान के कोर टीम में शामिल होने वाला है। इमाम मेहदी अलैहि रिजवान की कोर टीम में शामिल होने लायक मुझे अपने बच्चों को बनाना है। और हमेशा याद रखिए उन 4 क्वालिटीज को, जिससे 4 क्वालिटीज एसोसिएटेड है। पहली क्वालिटी जो आपके बच्चों में चाहिए वो है तकवा, जो कि एसोसिएटेड है इल्म दीन के साथ, दीन के अंडरस्टैंडिंग के साथ। दूसरा, आपने अपने बच्चों को स्मार्ट बनाना है, जिसके अंदर में एक अच्छी लीडर और एक अच्छे फॉलोअर की सिफत हो, और इसके साथ साथ एसोसिएटेड है उनका यंगनेस, यानी कि उनके ब्रेवनेस और स्ट्रांगनेस। तीसरा क्वालिटी, आपने अपने बच्चों को रिच एंड जनरस बनाना है। चौथा क्वालिटी, आपने अपने बच्चों को एजुकेटेड एंड हाईटेक बनाना है। अब इन चारों क्वालिटीज को एक्सप्लेन करते हुए मैंने एक वीडियो पहले बना रखा है, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप उस वीडियो को देख सकते हैं, जिस पे मैंने एक्सप्लेन किया है कि इमाम मेहदी के कोर टीम में शामिल होने के लिए वो कौन से 4 सिफत होने की जरूरत है। यानी इसी 4 सिफत को मैंने बहुत ही अच्छी तरीके से उसमें एक्सप्लेन किया है। और चौथा काम आपको ये करना है कि आपने फिजिकल स्ट्रेंथ के साथ साथ ईमान की स्ट्रेंथ को बढ़ाना है। यानी दज्जाल का फितना जब आम हो चुका होगा और वो ईमान को उचक रहा होगा, हमारे ईमान महफूज रहे। मुझे उम्मीद है कि हमारे बहनों को समझ में आ गया होगा कि इमाम मेहदी अलैहि रिजवान के कोर टीम में बहुत ज़्यादा एसेंशियल रोल है, और वो रोल उनके आने के बाद नहीं बल्कि उन्हें के आने से पहले है, और वो रोल आज है। जज़ाकल्लाह खैर। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।